चाहे एग्जाम जेआरबी का है, सीआरबी का है, बैंक प्रमोशंस है, सभी एग्जाम्स में एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडलाइंस हो चुकी हैं चेंज फ्रॉम द अप्रैल 2025 एंड जो लेटेस्ट गाइडेंस है काफी ज्यादा उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलती हैं। वी कैन बी डिस्कसिंग सम ऑफ द चेंजेस एंड बाकी सब चेंजेस को हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर्मेट में एंड दिस इज द पार्ट वन ऑफ द वीडियो। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें बिकॉज वीडियो के एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले पार्ट के लिए फॉलो कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। 2020 में सबसे पहले गाइडलाइंस आई थी इसकी, जो पीएसएल की अपडेटेड गाइडलाइंस थी। ठीक है, तो वो नॉर्म्स एप्लीकेबल थे। तो उसमें कहा गया था कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, जो ब्रांचेस 20 या उससे ज्यादा हैं, उनको 40% अपना एएनबीसी का या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर, वो बेसिकली उनको एलोकेट करना पड़ता था टुवर्ड्स द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब 40% की रिक्वायरमेंट जो है वो तो अनचेंज्ड ही है इन बैंक्स के लिए, लेकिन जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का अचीवमेंट लेवल है वो इन्होंने 43.1% कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। राइट, यानी कि मैंडेट से एक्सीड कर दिया उस चीज को। एंड अगर हम आरआरबीज की बात करें, रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें, तो इन्हें 75% अपना मेंटेन करना पड़ता था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। लेकिन अब इस अमाउंट को रिड्यूस करते हुए कर दिया गया है 60%। 40% टाइट कर दिया है सब सेक्टर मैंडेट के तहत कि 40% तो उन सेक्टर्स में जाएगा एंड जो रिमेनिंग 20% है 60% में से, वो बेसिकली कह दिया कि आप फ्रीली डिप्लॉय कर सकते हो किसी भी सेक्टर से ऊपर। राइट, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो डिफरेंट 8 सेक्टर लाइंस है उसमें कहीं पर भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं उस बैलेंस को। दिस इज रिलेटेड टू रीजनल रूरल बैंक्स एंड द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। एंड वहीं पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 40% का टारगेट था एंड फिर ये कहा गया था कि फेज वाइज मैनर में ये टारगेट को आपने इंक्रीज करना है 2025-26 तक 75% तक, 75% तक। लेकिन अब उसे भी रिवाइज करके कर दिया गया है 60% का, यानी कि एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का या फिर सीईओ बीईओ, दैट इज क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर, उसका 60% टारगेट अब मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि अपर कैप जहां पर एक बार 75% तक की होती थी, अब वो 60% तक आ चुकी है। ऐसे बहुत से अपडेट्स हैं, बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे उनके बारे में। जल्दी से चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर एंड विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट एंड आई वांट यू ऑल टू आंसर एंड पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चन सीरीज। राइट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एंड तक वीडियो को जरूर गो थ्रू करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ बैंक यूजेस incremental NRE FCNR deposits to lend to priority sectors, what condition must be met for this lending to count for toward the priority sector lending target? यानी कि अगर बैंक जो है वो इंक्रीमेंटल जो डिपॉजिट्स हैं, यानी कि बढ़ोतरी में जो बैलेंसेस उनके पास आए हैं, एनआरई अकाउंट में पैसा पड़ा है या एफसीएनआर में पैसा पड़ा है, अगर उसका इस्तेमाल करता है लेंडिंग करने के लिए टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो कौन सी कंडीशन मीटअप करनी पड़ेगी कि ये जो लेंडिंग की गई है ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट में शामिल हो? Option 1, it says it must be exclusively to the micro enterprises. Second, it says the deposits must be exempted from mandatory reserves to qualify. Third, it says each loan must mature beyond 2 years. Fourth one, it says only floating rate loans are allowable. तो क्या कंडीशन मीटअप करनी पड़ेगी कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल हो? आंसर जल्दी से जल्दी पोस्ट कीजिएगा एंड आई आल्सो बी लेटिंग यू नो कि कौन कौन सी चीजें हैं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू कि जो डिपॉजिट्स है वो एग्जेम्प्टेड होने चाहिए मैंडेटरी रिजर्व के लिए क्वालिफाई करने के लिए, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो डेफिनेटली जो आप लेंडिंग कर रहे हो वो पार्ट मानी जाएगी, किसका? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट मानी जाएगी। यानी कि अगर हम ऐसे डिपॉजिट्स को कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, राइट, तो उसके केस में एग्जामिशन होनी चाहिए ऑन द बफर रिक्वायरमेंट लाइक सीआरआर एसएलआर के बीच में एप्लीकेबिलिटी ना बने। राइट, तो तब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल डिपॉजिट का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो, राइट, तो वो मायने नहीं रखता, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A public sector bank with 12,000 crores of ANBC, यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है वो 12,000 करोड़ का है एंड प्लान्स टू एलोकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स? तो काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट। 3,000 करोड़, 2,400 करोड़, 1,800 करोड़, अनलिमिटेड विद इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो कितना टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है इंपोज करना पड़ेगा उसके बारे में हमने बताना है।
सो जो भी लेंडिंग करनी होती है उसे कितना कैप करा गया है, दैट इज कैप्ड टुवर्ड 15%। कितनी कैपिंग करी गई है? 15% की कैपिंग करी गई टुवर्ड द ANBC, यानी कि ANBC की तरफ 15% की टारगेटिंग करी गई है, कैपिंग करी गई है। सो अगर 12,000 करोड़ है तो उसका मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ बनेगा 1800 करोड़, राइट? 1800 करोड़ बनेगा टुवर्ड इट। सो ध्यान में रखिएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टुवर्ड द एलोकेशन टुवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो मैक्सिमम जो कैप है इज 15%, वो 15% की कैप है एंड उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी है। सो 1800 करोड़ इज आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ बैंक लेंड्स टू अ एनबीएफसी, अगर एनबीएफसी को आप लेंडिंग करते हो, विच इन टर्न लेंड्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो स्मॉल फार्मर्स को, मार्जिनल फार्मर को लेंडिंग करती है, व्हाट एंश्योर्स क्लासिफिकेशन एज एग्रीकल्चर अंडर द पीएसएल, क्या चीज इंश्योर करती है कि आपकी क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर में काउंट होगी? द एनबीएफसी मेंटेन्स अ सेपरेट फॉर्म क्रेडिट लेजर, individual loans to each farmer do not exceed rupees 10 lakh, loans are disbursed through government supported warehouses, NBFCs provides crop insurance alongside loans. So which one would be the correct answer for this? Question number 3 it is, सो एलिजिबिलिटी जो होती है एग्रीकल्चर के लिए फॉर द इंडिविजुअल लोन साइज, कम से कम जो लोन साइज है आपका वो 10 लाख से ज्यादा ना हो, या तो 10 लाख का मैक्सिमम हो या उससे कम हो, उससे ज्यादा का ना हो, ठीक है? तो दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। वो चीज क्या है? वो रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट नहीं है। बाकी के ऑप्शन जो है, सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि इंडिविजुअल लोन जो दिए जा रहे हैं फार्मर्स को, दोज शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज, तभी वो काउंट होंगे। एंड इफ वी लुक एट द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स आए हैं अभी की अभी बता देते हैं। देखो, इफ वी काउंट अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीगेट जो है वो 18% का, ये वो सेम है, पहले भी 18% का था, अब भी 18% का है टुवर्ड द कमर्शियल बैंक्स एंड कमर्शियल फॉरेन बैंक्स। अब 10% जो रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर टारगेट में से कि आप मार्जिनल फार्मर्स को एंड स्मॉल फार्मर्स को लेंडिंग करेंगे। अब मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स की डेफिनेशन क्या है? अगर तो लैंड होल्डिंग 2.5 हेक्टेयर तक की है, सॉरी 2.5 एकड़ तक की है, यानी कि 1 हेक्टेयर तक की है, तो उसे हम मार्जिनल फार्मर कंसीडर करते हैं। और अगर ये फार्मिंग 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ तक की है, तब हम उन्हें स्मॉल फार्मर कंसीडर करते हैं, राइट? एंड अगर एक और चीज बताऊं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से रिलेटेड, अर्लियर जो सब टारगेट था वो 10% का था, एक्चुअल लेंडिंग बेसिकली है वो अब इंक्रीज कर दी गई 11% तक, एंड लेटर रिवाइज नॉर्म जो है वो चेंज नहीं हुआ परसेंटेज वाइज, लेकिन जो क्वालिटी है एंड आउटरीच है वो मेन की रखी गई इस सेक्टर में, राइट? दैट इज द सिनेरियो। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड तो यही अपडेट है कि अपडेट यही है कि आपका ओवरऑल टारगेट 18% का है एंड स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए आपका 10% का है, लेकिन आउटरीच इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस अब ज्यादा किया गया, बाकी टारगेट एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज a foreign bank with fewer than 20 branches includes off balance sheet exposures in its PSL framework. How can OBSC be used? तो आप ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो उसके बारे में हमें बताना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन बैंक्स हु इज हैविंग ब्रांचेस लेसर देन 20, राइट? सो ओनली इन द न्यूमरेटर ऑफ द PSL अचीवमेंट, in both numerator and denominator, after excluding interbank exposures, it replaces adjusted net bank credit altogether. It cannot be used due to the foreign bank status. So what will be the correct answer for the question number 4? तो देखो सिंपल सी बात है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सच अ थिंग कि फॉरेन बैंक के बारे में ओबीएससी यूज करना उसके बारे में, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता क्या है। सो कोई भी ऐसा एक्सपोजर जो डायरेक्टली बैंक की बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता, लेकिन बैंक ने उससे रिलेटेड कमिटमेंट दी है, जो कंटिंजेंट नेचर का है, जो डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जहां पर पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क ट्रिगर हो सकता है, जैसे बैंक गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, को एक्सेप्टेंसेज हो गया, दैट इज अ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ठीक है, वो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन बैंक्स जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं इन एडिशन टू देयर एएनबीसी। यानी कि एएनबीसी का तो इस्तेमाल करते ही है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का तो इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन के लिए, साथ के साथ वो क्रेडिट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अचीवमेंट करने के लिए। अब ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में चीजें आती हैं जैसे गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, या कोई और कंटीजेंट लायबिलिटी जैसे कि को एक्सेप्टेंस हो गया, वो सभी इसमें शामिल आती हैं।
तो बैंक जो है उसे अपने इंटर बैंक एक्सपोजर्स को निकालना पड़ेगा, उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन वो ओबीएससी कैलकुलेशन का इंटर बैंक एक्सपोजर निकालने के बाद इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन साथ में ये चीज जरूर इंश्योर करनी पड़ेगी ऐसे फॉरेन बैंक को कि ओनली सच एक्सपोजर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंड कस्टमर्स, कि वो एंड कस्टमर्स के साथ रिलेटेड है, राइट। एंड ये जो ओबीएससी होगा, यानी कि ये जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, ये टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स या एक्सपोजर्स में भी शामिल होगा, यानी कि न्यूमरेटर में भी शामिल होगा, और साथ के साथ जो टोटल एक्सपोजर है या फिर एएनबीसी प्लस ओबीएससी है उसमें भी शामिल होगा। यानी कि जब भी हम ऐसे फॉरेन बैंक की बात करते हैं जहां पर ब्रांचेस 20 से कम है, वहां पर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का इस्तेमाल हो सकता है इन सरप्लस ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, लेकिन आफ्टर एक्सक्लूडिंग द इंटर बैंक एक्सपोजर, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आंसर यहां पर रहने वाला है, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आफ्टर एक्सक्लूडिंग द इंटर बैंक एक्सपोजर्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, राइट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इट सेज अ बैंक डिस्पर्सेस वर्किंग कैपिटल लोन्स टू वुमेन ओन्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस, when will these qualify under the priority sector sub target of micro enterprises run by the women, right? Only if the enterprise is certified under a specific government women's scheme, if the at least 50% of ownership rolls on out to be on women regardless of the loan amount, if the loan amount is lesser than or equal to 50 lakh rupees and over 50% ownership on or management is women led, regardless of the structure, all micro enterprise loans are counted under the प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सेम? जल्दी से आंसर पोस्ट कीजिएगा। इफ यू हैव बीन लाइकिंग द वीडियो एंड आपको लग रहा है कि हम क्वालिटी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर भी कीजिएगा हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक प्रमोशन, जेआईबी, सीआईबी एग्जाम्स, राइट। सो काइंडली डू द नीडफुल। ओके, सो आंसर जो रहेगा इन दिस केस दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, that is if the loan is 50 lakh is lesser than or equal to 50 lakh and over 50% ownership और management is women led, तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए कि जो लोन का साइज है दैट शुड बी 50 लाख और लेसर देन दैट, एंड मेजोरिटी इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए वुमेन की, तभी वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होगा, अदरवाइज नॉट अंडर द ऑल माइक्रो लोन्स, राइट। दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड अगर हम इस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइजेज रन बाय वुमेन के अंदर उसको कैटेगराइज करना चाहते हैं, सो दिस इज अ कंडीशन फॉर द सेम, राइट। Question number 6, it says when banks lend to the self-help groups for income generating activities, under which conditions will this lending fall under the priority sector? तो बैंक जो है अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेंड करते हैं, राइट, जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए लेंड करते हैं, तो कौन सी कंडीशंस हैं कि ये जो लेंडिंग है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होगी? Only if the self-help groups are registered under a scheme with local government, if each self-help group member loan does not exceed rupees 1 lakh and supports non-agriculture activity, provided the SHG has at least 7 members across 2 villages, if loans are routed through cooperative bank SPV, then it will be included in the self-help group priority sector lending. So what is the criteria? So जो क्राइटेरिया है वो किस चीज के ऊपर शामिल हो सकता है? क्राइटेरिया इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर जो लोन दिया गया है टू सेल्फ हेल्प ग्रुप पर मेंबर बेसिस, अगर वो 1 लाख से ज्यादा का नहीं है और उसे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। एंड फर्दर दैट इज अ वन थिंग, वो चीज रिक्वायर्ड है। और जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है, मेंबर नंबर से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन है, दोज आर नॉट रेलिवेंट एट ऑल, वो रेलिवेंट नहीं है। अगर आप इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो पैसे का और लोन अमाउंट 1 लाख तक का दिया गया है, तो डेफिनेटली दैट वुड बी एप्लीकेबल कि वो आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल कर सकते हो अगर एसएचजी को आपने लेंडिंग करी है। Now, let's move to the next question. It says a bank finances renewable energy projects via the corporate loans. तो बैंक फाइनेंस करता है renewable energy projects via the corporate loans. Under priority sector classification, what distinguishes a qualifying lending case? It must involve solar or wind only, no biomass projects. The borrower company must be MSME registered. Project must be component rated and government approved renewable energy installations. लोन मस्ट कैरी अ टेनर ऑफ एटलीस्ट 5 years. सो अगर एक बैंक फाइनेंस करता है कॉर्पोरेट लोन के तहत रिन्यूएबल एनर्जी को, तो प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, किस चीज का होना जरूरी है?
देखो सिर्फ और सिर्फ जो सर्टिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट है, स्मॉल हाइड्रो है, विंड बेस्ड है, बायोमास बेस्ड है, तो मिनिमम जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनके साथ अप्रूवल होना जरूरी है। एमएसएमई का स्टेटस होना कोई जरूरी नहीं है। टेन्योर से रिलेटेड कोई भी यहां पर लिमिटेशन नहीं रखी गई है, वो कोई भी डिसिसिव फैक्टर नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोजेक्ट मस्ट बी कंपोनेंट रेटेड एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड renewable energy installations, right? So option C is the correct answer. And if we are talking about कि MSME से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, if we are talking about the renewable energy, तो renewable energy से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बताई थी कि लोन जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है 35 करोड़ रुपए तक की। एंड अब इसका स्कोप भी और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है कि इसमें सोलर, विंड, बायोमास, स्मॉल हाइडल, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रिमोट एरिया, ये सभी प्रोजेक्ट इसमें शामिल हो सकते हैं। एंड ओवरऑल कैप रखी गई है 15% की कैप रखी गई है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी लोन्स, राइट? सो दैट इज द केस, ठीक है जी। तो पहले क्या होता था कि 2020 की गाइडलाइंस के हिसाब से लोन का अमाउंट 30 करोड़ तक का था, लेकिन अब उसे अपडेट करके कितना कर दिया गया, 35 करोड़ का कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हेन असेसिंग कंप्लायंस विद द ओवरऑल 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, what constitutes the denominator of the bank with main off balance sheet exposures of with many off balance sheet exposures, right? तो जब हमने असेस करना है कि आप कंप्लाई कर रहे हो 40% का जो ओवरऑल टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का उसके साथ, तो डिनोमिनेटर में क्या आता है? अगर किसी बैंक के जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स हैं वो ज्यादा है, तो उसमें क्या चीज शामिल रहेगी? ओनली एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट प्लस एलिजिबल ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स फॉर एलिजिबल बैंक्स, total supervised exposure including interbank and NBFC exposures, only performing advances in retail and the wholesale segment, which is going to be the correct answer for this. Question number 8 it is. देखो डिनोमिनेटर में क्या शामिल रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एंड जो भी एलिजिबल ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स है, बैंक प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, राइट? तो वो उसमें शामिल रहते हैं, राइट? तो वो उसमें शामिल रहेंगे। सो जो एएनबीसी है यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, वो रिप्रेजेंट करता है बैंक का टोटल क्रेडिट जो एक्सटेंड किया गया है, राइट? एंड उसे एडजस्ट किसके साथ करते हैं? कुछ एक सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो स्पेसिफाई किए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन के हिसाब से उनको निकाल देते हैं, बाकी सब शामिल कर लेते हैं। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, तो उसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी शामिल आती है, जैसे अभी हमने बात करी थी गारंटीज हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, कमिटमेंट्स हो गया, जो डायरेक्टली बैंक की बैलेंस शीट में शामिल नहीं होती हैं, राइट? एंड अगर हम एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं कि बैंक पीएसएल गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आरबीआई ने ये परमिट किया है, क्या चीज परमिट की है? कि जो क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का, वो एएनबीसी के साथ साथ आप उसे भी शामिल कर सकते हो, राइट? कौन सा अमाउंट शामिल करना होता है? सीईए अमाउंट, यानी कि क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट। काइंडली नोट दिस पॉइंट कि आपने जो लोन सैंक्शन किए हैं, राइट, नॉर्मल जैसे टर्म लोन हो गया वो सैंक्शन किए हैं, उसमें से जो चीज अलाउड नहीं है उनको निकाल दिया, राइट? तो आपके पास एएनबीसी बन गया। लेकिन अब आरबीआई कहता है कि आप जो क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स का, उसको भी शामिल कर सकते हो आरबीआई की नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है? जिनका क्वांटिफाइंग बेसिकली पोटेंशियल बनता है, मेजरेबल फॉर्म में है, उसको शामिल कर सकते हो। लेकिन जो इंटरबैंक एक्सपोजर्स हैं वो शामिल नहीं हो सकते इस कैलकुलेशन करने के लिए, वो चीज शामिल बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जैसे मान लो कि एक बैंक है, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से एक बैंक है, उसका एएनबीसी यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है वो 800 करोड़ का है, राइट? और जो एलिजिबल ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है जो शामिल हो सकता है, जिसमें आपके इंटरबैंक एक्सपोजर शामिल नहीं है, लेट से वो है 200 करोड़ का, राइट? एंड लेट से इंटरबैंक ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है वो 50 करोड़ का है या किसी भी अमाउंट का है, राइट? वो बेसिकली हो गया इंटरबैंक ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है, लेट से वो है 50 करोड़ का है। तो डिनोमिनेटर में क्या चीज रहेगी? तो डिनोमिनेटर में यू विल बी हैविंग द एएनबीसी प्लस जो क्रेडिट इक्विवेलेंट एक्सपोजर है वो शामिल रहेगा 200 करोड़ का, साथ में डिनोमिनेटर में ये चीज आपके साथ में शामिल रहेगी। क्लियरली चीज हो गई है कि वाली, राइट? सो आंसर यहां पर क्या रहने वाला है कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट भी रहेगा और साथ में जो एलिजिबल ऑफ बैलेंस शीट आइटम है एलिजिबल बैंक्स के लिए वो भी शामिल रहने वाली है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज अ बैंक एक्सटेंड्स हाउसिंग लोन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोरोअर्स। तो बैंक ने लोन, हाउसिंग लोन दिया है
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बोरोर को लोन दिया है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन, हाउ इज द ईडब्ल्यूएस होम लोन सीलिंग एंड यूज केस डिफाइंड, किस तरह से डिफाइन किया गया? So any home loan which is basically having the amount of 35 lakh up to EWS counts regardless of the location, up to rupees 10 lakh per borrower in metropolitan areas only, only to households disqualified under standard housing finance schemes, loans up to 35 lakh rupees in metropolitan areas and 25 lakh elsewhere used to acquire and build the dwelling units. So what will be the correct answer? करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? देखो ईडब्ल्यूएस जो हाउस कैटेगरी है, मैक्सिमम होम लोन जो अमाउंट डिफर दिया जा सकता है वो एरिया वाइज डिफर करता है एंड फर्दर डेट मस्ट बी यूज फॉर आइदर फॉर द एक्विजिशन कि आपने बनाया घर ले लिया या फिर घर बनाया है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? ये चीज रहती है। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो आंसर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन डी हियर। अब हाउसिंग से रिलेटेड और क्या क्या गाइडलाइंस में चेंजेस हुए हैं? व्हाट आर द अदर मेजर चेंजेस रिलेटेड टू द हाउसिंग लोन कैटेगरी? अब देखो, अब ये जो लिमिट्स हैं उनको चेंज किया गया है। अब 3 टियर क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है फॉर द हाउसिंग लोन पर्पसेस, राइट? अब इस चीज को समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। सो एक फंडा क्लियरली समझ लेते हैं। अब जो है 3 टियर पॉपुलेशन सिस्टम आपके पास है। लाइक 3 टियर पॉपुलेशन सिस्टम क्या है कि सेंटर्स जहां पर पर्टिकुलरली आपके पास हायर टियर है, ठीक है? अब वहां पर एक सेगमेंट रखी गई है, एक सेगमेंट रखी गई है 10 लाख से ऊपर, एक सेगमेंट रखी गई है आपके पास 10 लाख से नीचे। ये 3 सेगमेंट्स हैं। सो सेंटर्स आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। सो ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर पॉपुलेशन 50 लाख है उससे ज्यादा है, और ऐसे सेंटर्स वेयर इट इज लेसर देन 50 lakhs एंड अप टू कह लो ग्रेटर देन 10 लाख हो गया, वो इसमें शामिल हो गया, राइट? एंड सेकंड जो क्राइटेरिया है दैट्स रिलेटेड टू 10 लाख, लेसर देन 10 लाख, लेसर देन 10 lakhs का क्राइटेरिया हो गया। क्लियर है चीज? यानी कि एक सेगमेंट होगी जहां पर पॉपुलेशन जो है वो 50 लाख है उससे ज्यादा है, दूसरी सेगमेंट होगी जहां पर 10 लाख है उससे ज्यादा अप टू 50 लाख है, ठीक है? लेस 50 लाख से कम है, नॉट अप टू 50 लाख, 50 लाख से कम है। और थर्ड हो गया जहां पर पॉपुलेशन जो है 10 लाख से कम है। अब लोन लिमिट जो है वो हायर टियर के लिए कितनी कर दी गई है? डेट इज 50 लाख। एंड फर्दर दूसरे टियर के लिए कर दी गई है 45 लाख, एंड थर्ड टियर के लिए कर दी गई है 35 लाख। दिस इज अ लोन लिमिट। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लोन की लिमिट है। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन की लिमिट को भी रिवाइज किया गया कि कंस्ट्रक्शन की टोटल सीलिंग लगा दी गई टोटल कॉस्ट की, दैट इज 63 लाख इन द फर्स्ट सिनेरियो, 57 लाख इन द सेकेंड सिनेरियो एंड 44 लाख इन द थर्ड टियर सिनेरियो। ठीक है, पहले ये नॉर्म्स होते थे लेकिन अभी क्या है, चेंज हो गई सब चीजें। फर्दर जो हाउसिंग लोन है दैट इज कंटिन्यू टू बी अलाउड फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउड है, एंड रिपेयर लोन भी अलाउ किए गए हैं, उसके लिए भी रिवाइज लिमिट्स हैं। यानी कि जहां पर पॉपुलेशन जो है वो 50 लाख से ज्यादा है, आई एम राइटिंग ओवर हियर रिपेयर से रिलेटेड, यहां पर लिख दे रहा हूं। सो रिपेयर से रिलेटेड जो गाइडलाइन है वो कहती है कि जहां पर 50 लाख से ज्यादा है वहां पर रिपेयर का अगर लोन दिया गया 15 लाख तक का तो उसे शामिल किया जाएगा। अगर पॉपुलेशन जो है 10 लाख है उससे ज्यादा है और 50 लाख से कम है तो लोन जो दिया गया 12 लाख तक का, और जहां पर 10 लाख से कम है वहां पर 10 लाख का जो लोन है वो रिपेयर एंड रेनोवेशन बेसिस के लिए भी दिया जा सकता है, दैट इज एक्चुअली अलाउड ओवर देयर। एंड फर्दर अगर लोन दिया जाता है लेट्स से गवर्नमेंट एजेंसीज को दिया जाता है फॉर स्लम रिहेबिलिटेशन पर्पसेस या अफोर्डेबल जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उसके लिए दिया जाता है, वहां पर एटलीस्ट जो आपका एफएसआई होना चाहिए, राइट? दैट इज एटलीस्ट 50%। अगर 50% एफएसआई आपका इस्तेमाल होता है डिवेलिंग के लिए, कारपेट एरिया जो है वो 60 स्क्वायर मीटर तक का है तो उसे शामिल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एंड फिर से वही गाइडलाइन कंटिन्यूड है कि अगर कोई लोन दिया गया है बैंक एम्प्लॉय को हाउसिंग पर्पसेस के लिए, राइट, उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप शामिल नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सेम है, दैट इज नॉट बेसिकली शामिल नहीं कर सकते। एंड जहां पर लोन दिया गया विच इज बैक्ड बाय द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, राइट, वो भी एलिजिबल नहीं है, वो भी हाउसिंग लोन की एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे अंडर द प्रायोरिटी सेक्टिंग नॉर्म्स, राइट? चलो अभी चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन which says regarding export credit for a small exporter, how do priority sector norms regard such lending
इफ इंटरेस्ट सबवेंशन इज अवेलेबल अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो अगर मैं एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करता हूँ स्मॉल एक्सपोर्टर से रिलेटेड, तो प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स कैसे देखेंगे इस चीज को, अगर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वो अवेलेबल अंडर द गवर्नमेंट स्कीम, राइट? तो ऑलवेज क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, एलिजिबल only if collateral free and under specified limits under the export scheme, excluded entirely from the priority sector lending since exports fall under the external trade. Option D, eligible as priority sector only when interest subvention applies. So which one will be the correct answer for the question number 10? देखो एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है ना वो क्वालिफाई करता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ तब अगर कोलेटरल फ्री है वो एंड विद इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट स्कीम लिमिट्स के अंदर है, तब वो क्वालिफाई करता है फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। एंड एक्सपोर्ट्स के लिए क्या रूल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं, राइट? तो पहली गाइडलाइन के हिसाब से क्या था प्रायोरिटी सेक्टर में रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट सेक्टर, खास करके कि सैंक्शन लिमिट पर बोरो जो थी वो 40 करोड़ रुपए की थी विद टर्नओवर बेस्ड एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन अब जो सैंक्शन लिमिट है पर बोरोर उसे 50 करोड़ कर दिया गया और कोई टर्नओवर बेस्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंक्रीमेंटल जो क्रेडिट लिमिट है वो सेम है, 2% का रूल कंटिन्यूड है कि आपका इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है वो 2% होना चाहिए। एंड क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो एग्रीकल्चर को या एमएसएमई को, लाइक एक्सपोर्ट कर रहे हो विद पर्टिकुलर कैप था अवेलेबल, लेकिन अब क्या है कि सेम क्राइटेरिया अवेलेबल रहेगा लेकिन कोई टर्नओवर बेस्ड एलिजिबिलिटी फिल्टर अब अवेलेबल नहीं रहेगा। एंड फर्दर इफ यू आर एक्सपोर्टर्स आउटसाइड द एग्रीकल्चर और एमएसएमई, पहले वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट नहीं था, अब भी वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन डेट मस्ट क्वालिफाई अंडर द एग्रीकल्चर और एमएसएमई कैटेगरी, राइट? वो होना चाहिए तब वो पार्टिसिपेट नहीं बनेगा, राइट? चीज क्लियर है अभी ये वाली? चलिए अभी चलते हैं हम टुवर्ड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड? व्हाट विल बी द आंसर? इट इज ऑप्शन बी, दैट एलिजिबल ओनली इफ कोलेटरल फ्री एंड अंडर स्पेसिफाइड लिमिट फॉर द एक्सपोर्ट स्कीम ओवर देयर, तभी सिर्फ अलाउड होएगा, अदरवाइज नॉट। थोड़ी सी आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूं, देखो सिंपल सी बात है, स्मॉल एक्सपोर्टर की अगर हम बात करते हैं अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसका मतलब होता है खास करके एमएसएमई अगर मान लो कि एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज में लगी हुई तो उसको कहते हैं स्मॉल एक्सपोर्टर, राइट? एंड ये इंटरप्राइजेज जो हैं वो बेनिफिट लेती हैं फ्रॉम द टारगेटेड सपोर्ट, राइट? जो आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम के थ्रू सपोर्ट मिलती है वहां पर। अब इंटरेस्ट सबवेंशन का भी एक रोल रहता है। जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो बेसिकली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट की तरफ प्रोवाइड की जाती है ताकि जो इंटरेस्ट बर्डन है एक्सपोर्टर्स के ऊपर वो कम की जा सके, खास करके जो एमएसएमईज हैं, ताकि उनकी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। एंड जो लोन एक्सटेंड किए जाते हैं अंडर दी स्कीम्स वो बेसिकली लेट्स से दोज कैरी रिड्यूस्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट होती है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो लगता है ऐसे लोन्स के ऊपर वो कम लगता है। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंक्लूजन, तो सबसे पहली चीज है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इज जनरली रिक्वायर्ड टू बी कोलेटरल फ्री अगर उसको हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर शामिल करना है। बिकॉज अगर खास करके जो लोन्स आपको दिए गए हैं एज क्रेडिट फॉर द स्मॉल एक्सपोर्टर्स, वहां पर ये लागू रहेगा कि कोलेटरल फ्री लेंडिंग हो। दूसरी चीज है कि लोन लिमिट भी होती है, लाइक एक्सपोर्ट क्रेडिट जो होता है उसे आरबीआई की डिफाइंड जो लोन लिमिट है करेंटली जो 50 करोड़ रुपए पर बोरर के हिसाब से है, राइट? पहले वो कम थी, 40 करोड़ की थी, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, लेकिन अब उसे 50 करोड़ कर दिया गया। पहले टर्नओवर क्राइटेरिया भी रहता था, अब टर्नओवर क्राइटेरिया भी नहीं है, तो उन लिमिट्स के बीच में रहेगा। सो दैट इज द स्टेटस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जरूर, तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर जेएआईबी तो सिंपली लिखिएगा जेएआईबी। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सीएआईबी तो मेंशन कीजिएगा सीएआईबी। एंड अगर प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हो किसी भी बैंक से रिलेटेड तो लिखिएगा बैंक प्रमोशंस और इसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, राइट? एंड वी आर गोइंग टू कवर 10 मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन द अनदर वीडियो। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन। हैप्पी लर्निंग।